यूएस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। रूस यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेनी मिलिट्री सबसे ताकतवर रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी कह सकते हैं को भी निशाना बना रही है। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसे ढेर किया जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम भी गंवा दिया है, मतलब बर्बाद हो गया। इस वीडियो के हाइलाइट्स इस तरीके से, रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले में एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी ढेर हो चुका है। आप समझ रहे हैं ये कितना महंगा है। रूस की किंजल मिसाइल ने उलझने की वजह से, मतलब मिसाइल से उलझने की वजह से, मतलब उसे नेस्तनाबूद करने की वजह से पैट्रियट को खासा नुकसान पहुंचा है। और पैट्रियट को कैसा और कितना नुकसान पहुंचा है इसकी कोई जानकारी अभी निकल के नहीं आई है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। CNN ने बताया है कि कीव में जब रूस ने अपनी सबसे एडवांस्ड मिसाइल किंजल दागी तो इससे उलझने के चक्कर में US के द्वारा अपॉइंट किए गए या डिप्लॉयड किए गए पैट्रियट को खासा नुकसान पहुंचा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पैट्रियट को कैसा और कितना नुकसान पहुंचा है। नुकसान के बारे में पता लगाने पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिपेयर किया जाएगा या फिर इसे कुछ समय के लिए यूक्रेन के युद्ध मैदान से हटा दिया जाएगा। रूस की तरफ से कई मिसाइलों और ड्रोनों की मदद से यूक्रेन पर हमला जारी है। मई से प्रयोग में आ रहा था। मई महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जिस तरीके से इंडिया ने रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉयड किया है। 2 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं और 2 और 3 चाइना के बॉर्डर पर हैं। तो जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है वह $37 बिलियन वाली सुरक्षा सहायता राशि का हिस्सा है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव। पिछले साल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जंग के दौरान ही सैन्य सहायता के तहत भारी मात्रा में आर्टिलरी, रॉकेट्स, बख्तर बंद वाहन, छोटे और बाकी एडवांस्ड हथियार देने का वायदा किया था। इसी चक्कर में हो गया US कंगाल और यूक्रेन को दे दिया, मिट्टी में मिल गया सब कुछ। अब अप्रैल में यूक्रेन को मिला था सिस्टम। अमेरिका का दावा है कि यह सिस्टम बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर सकता है। एयरक्राफ्ट को तो एकदम से ध्वस्त आग लगा देगा। ड्रोन के साथ ही बाकी खतरनाक को पल भर में ढेर कर सकता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव ने अप्रैल के अंत में इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका से यूक्रेन की मिलिट्री को कई पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिले थे। इस सिस्टम के लिए यूक्रेन ने अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड को शुक्रिया भी कहा था। यह वह 3 देश हैं जिन्होंने यूक्रेनी मिलिट्री को सिस्टम देने का वायदा किया था और उसे दिए भी। रूस ने ज़मीन से लॉन्च होने वाली 3 मिसाइलों के अलावा 6 किंजल मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थीं। साथ ही 9 कैलिबर मिसाइलें भी लॉन्च की गई थीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बात की पुष्टि की गई है। रक्षा मंत्रालय की माने तो रूस की तरफ से कीव पर हुआ यह अभी तक का सबसे आक्रामक हमला था। अमेरिका में बना पैट्रियट एक एडवांस्ड ट्रक पर फिट हुआ सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस ने मंगलवार की रात यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 6 किंजल मिसाइलें नष्ट कर दी हैं। इस महीने से रूस का 8वां हवाई हमला है जब कीव को निशाना बनाया गया है। अब रशियन किंजल मिसाइल रूस और यूक्रेन की युद्ध में है ना, पुतिन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की 6 किंजल मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। किंजल मिसाइलें रूस के सबसे घातक हथियारों में से एक हैं और यूक्रेन का कहना है कि कुल 18 मिसाइल नष्ट किए गए। यूक्रेन तो तबाही मचा रहा है धुआंधार तरीके से। इनाथ ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर बताया कि 6 किंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइल MiG-31 के विमान से दागी गई थी और काला सागर में मौजूद जहाज़ों से 9 क्रूज मिसाइलें और 3 जमीन आधारित S-400 क्रूज मिसाइलों से राजधानी को निशाना बनाया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने बल की जवाबी कार्रवाई की सराहना करते हुए ट्वीट किया, एक और अविश्वसनीय सफलता। यूक्रेन में ब्रिटेन की राजदूत मेलिंडा सिम्स ट्वीट तो मेलिंडा के अनुसार मेलिंडा सिमन्स ने ट्वीट किया था कि हमले में भीषण आग निकली है। उन्होंने लिखा, हिलती दीवारों के बीच रात काटना आसान नहीं था। रूस के एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि मंगलवार के हमले में कीव में एक पैट्रियट मिसाइल इकाई को नष्ट कर दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर
कोनाशेकोव ने कहा कि प्रणाली को किंग जल ने नष्ट किया है और उन्होंने इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया। इस महीने तो अब हम कह सकते हैं कि किंग जल की कितनी मिसाइल नष्ट हुई हैं? 6 मिसाइल। किसने किए हैं? यूएस के एंटी मिसाइल सिस्टम ने, और एक एंटी मिसाइल सिस्टम हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो चुके हैं। इस महीने करीब 8 बार हमलों में है ना 18 मिसाइलें दागी गई हैं रूस की तरफ से, और डॉन क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सारे के सारे। अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि मैंने नष्ट कर दिया है। और आप जानते हो कि कीव के अंदर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर भीषण हवाई हमले किए थे, लेकिन यूक्रेनी वायुसेना प्रणाली ने इसे विफल करते हुए दागी गई सभी 18 रूस की तरफ से मिसाइलों को मार गिराया। और ये कहा जा रहा है कि किंजल मिसाइल को नष्ट कर दिया गया है, जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। आप विचार करके देखिए, भारत ने केवल 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली है ना मिसाइल को ईजाद किया है। ये तो 11,000 है, काफ़ी बड़ी है। इसलिए तो यूएस है ना रशिया की ठनी हुई है। इसके साथ ही 450 किलोग्राम विस्फोटक के साथ न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मंगलवार तड़के रूस ने हवा, समुद्र और जमीन से मिसाइलें दागते हुए भीषण हमला किया। हमलों के दौरान कीव में सोमवार देर रात तेज़ धमाकों की आवाज़ सुनी गई। हमलों में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए हथियारों ने हमले को रोकने की मदद की। ऐसे में युद्ध काफ़ी और जटिल हो चला जा रहा है और युद्ध के लिए दंडित करने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। चीन के एक दूत ने बीजिंग के शांति प्रस्ताव पर कार्रवाई की मांग की है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चटपटी खबर। देखिए, यूरोपियन यूनियन का हमेशा भारत विरोधी एजेंडा रहता है। इसमें हम अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने जो पहले जो आपका इंडिया है रसिया से कुछ ऑयल ख़रीदता है, जैसे क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, और वो ऑयल पहले रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड होने के बाद तब यूरोपियन यूनियन को बेचा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन EU के तरफ से मांग की गई है कि उसे रूस से आने वाले तेल को रिफाइंड करके उसे बेचे जाने पर आपत्ति है। मतलब EU का कहना है कि भारत उसे इस तरह से तेल जो बेच रहा है उस पर रोक लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। अब ये रोक कैसे लगाई जाएगी, तो हम इस वीडियो लेक्चर में केवल हम इसी से संबंधित कुछ पढ़ने वाले हैं। वो हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे EU ने रूस से आने वाले तेल को लेकर भारत पर निशाना साधा। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसके विपरीत भयंकर तरीके से बयान देकर उनकी बोलती बंद कर दी, और जयशंकर ने अपने ही अंदाज में EU को नियम की याद दिलाई, जो भी नियम्स होते हैं इंटरनेशनल नियम, इंटरनेशनल लेवल पे वो। चलिए अब बात करते हैं। तो लंदन से आने वाली खबर है, यूरोपियन यूनियन EU पिछले 1 साल से रूस से होने वाले तेल के व्यापार पर अंकुश लगाने, मतलब उसे बैन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने में असफल रहने पर अब उसे भारत पर निशाना साधा है, और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने बयान देकर उनकी बोलती बंद कर दी है। जोसेफ बोरेल, जो विदेश नीति पर EU के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि जो भारतीय रिफाइनरीज रूस से आने वाले कच्चे तेल का प्रोसेस करके यूरोपियन यूनियन को बेच रहा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों कार्रवाई करनी चाहिए? भूखे नंगो। इस पर जयशंकर ने अपने ही अंदाज में EU को नियमों की याद दिलाई और बोरेल को चुप करा दिया, शट अप योर माउथ। फिर उन्होंने बोला, जयशंकर ने याद दिलाया। कौन सा नियम याद दिलाया? आप सोचिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बोरेल ने क्या कहा था। बोरेल ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि EU को मालूम है कि भारतीय रिफाइनरीज भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रही हैं। सब जानते हैं, दुनिया जानती है, खरीद रही है, ठीक है। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने की दम है, तभी वो खरीद रहा है, और फिर इसे प्रोसेस करके यूरोप को बेच रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया अब नंबर 1 पर आ गया है तेल बेचने की कंडीशन में, रैंकिंग में। इस पर EU को कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं उन्हें वो इस तरीके से भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। इसके बाद जयशंकर ने बोरेल को EU काउंसिल के नियम खासतौर 833 2014 की याद दिलाई। उन्होंने कहा, इस नियम को पहले पढ़ो तब कुछ बकवास करना। इस नियम के तहत यह स्पष्ट है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसेस से गुजरता है
तो वह उसे रूसी तेल नहीं समझाया जाएगा। उन्हें कौन समझाए? क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका क्रूड ऑयल होता है, मान लो 10 लीटर क्रूड ऑयल है, उससे 5 लीटर पेट्रोल या डीजल बनेगा। तो अब वो रूस का कहाँ रहा? इंडियन कंपनी खून पसीना की कमाई से, मेहनत से उस तेल को प्रोसेस कर रही हैं। हमारे यहाँ जो फ़िल्टर करने वाली, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने वाली जितने भी यूनिट्स हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, तभी हम कर रहे हैं ये काम। मुलाकात से पहले आईना दिखाया। अब जयशंकर ने बोरेल से मुलाकात के पहले ही यह बयान दे दिया, क्योंकि बोरेल ने भी तो भारत के खिलाफ बयान दिया था। जब बयानबाजी चल रही है तो भारत कहाँ पीछे रहेगा बयानबाजी करने के लिए। उनका यह बयान अब तालियां बटोर रहा है। बोरेल ने कहा था कि अब बोरेल ने ये कहा कि अगर डीजल या पेट्रोल यूरोप में दाखिल हो रहा है और भारत से आ रहा है और रूसी तेल के साथ प्रोसेस उत्पादित किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन है और सदस्य देशों को इससे निपटना होगा। मतलब यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इसे बैन करें। मगर जयशंकर ने बोरेल के हर आरोप को खारिज कर दिया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर खास प्रतिक्रिया दी, स्पेशली उन्हें ललकारा और कहा, जयशंकर ने कहा, मुझे आपके सवाल का कोई आधार नज़र नहीं आता, क्योंकि मुझे जहाँ तक परिषद के नियमों की समझ है उसके मुताबिक अगर रूस का कच्चा तेल किसी तीसरे देश में बदला जा रहा है या तब्दील किया जा रहा है तो फिर यह रूस तेल नहीं समझा जाना चाहिए। और यही बात सही है। तो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। इससे आपको पता लग रहा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया। और वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन GAV मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से काफ़ी अधिक है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि 0.7% सर्विस क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ हुई है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देशों के नाम तो आप जानते ही होंगे, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो हैं आपका अमेरिका, UAE, नीदरलैंड और लास्ट में आता है चाइना। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से और UAE से और फिर उसके बाद अमेरिका से। ठीक है, अगर हम देखें 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। कौन? भारत। ठीक है, भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2022 और 25 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और अगर हम रिप्रोडक्टिव रेट की बात करें तो वो 2.1 हो गई है, जो कि पहले आप जानते हो कि 2.4 थी। मतलब इंडिया में भी रिप्रोडक्टिव रेट मतलब जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा नहीं है, कम ही हो रही है। शिशु मृत्यु दर अगर हम देखें तो 38.4 हो गई है। नवजात शिशु की मृत्यु दर अगर हम देखें तो 24.9 है, जो कि पहले 29.5 थी। मतलब डेथ रेट कम हुई है, इससे जनसंख्या बढ़ रही है। रिप्रोडक्टिविटी की वजह से इंडिया में जनसंख्या नहीं बढ़ी। नेक्स्ट, अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात मतलब एक्सपोर्ट ऑफ थिंग्स कितना रहा है? 332.5 अरब डॉलर का हुआ। और भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8 पर पहुंच गई थी। और अगर आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार का
स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट का अनुमान ये है कि जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष समीक्षा 2022-23 अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% जो रियल है और यानी का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से लेकर 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से लेकर के 6.8% के रहने का अनुमान लगाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगा और अगर हम भारत की पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी वर्ल्ड में हमारे भारत की मानी जाती है। नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल और राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों के आधार पर 96,522 रुपये है और अगर हम प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि की दर देखें रेट देखें तो वो हो गई आपकी 5.5% इंक्रीज हो चुकी है। सर्वेक्षण के अनुसार जो आपके सर्वेक्षण के आंकड़े लिए गए हैं के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से जस्ट डबल होकर के 1.4 करोड़ पहुंच चुकी है। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी का टाइम है और भारत सरकार के लिए समस्याएं कम हो रही हैं। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा जो आपका 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा था, तो 3% की घाटे में कमी आई है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और आपको बता दें आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति का मतलब है जो आपका महंगाई दर है की दर 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। तो ये होने चाहिए करीब 6 के आसपास, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर तो 110 के आसपास मुद्रास्फीति चल रही है। बहुत खतरनाक कंडीशन है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0 से अधिक है। और अगर हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि देखें जनवरी नवंबर के आसपास तो रही है आपकी